हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, हेल्थ और हाइजीन की अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसका पार्ट। कल हम लोगों ने वन लाइनर के फॉर्म में 33 क्वेश्चंस किए थे। आज स्टार्ट 34 से। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 34 से। किस रोग में नमक का प्रयोग बढ़ता है? किस रोग में नमक का प्रयोग आपका वर्जित होता है? तो टाइफाइड संक्रामक रोग में वर्जित होता है, क्योंकि आंत फूलकर पक जाती है। ठीक है, आंत जब फूलकर घायल हो जाएगी, चोटिल हो जाएगी, और नमक वाली चीज़ या मसालेदार चीज़ खाएंगे तो उसमें आपको तकलीफ महसूस होगी। तो टाइफाइड क्योंकि आंत फूलकर पक जाती है, इसलिए नमक वर्जित होता है। वायुजन्य रोग है, कौन कौन सा वायुजन्य रोग है, यानी वायु से कौन कौन से रोग होते हैं? चेचक, खसरा, कर्णफिर और टीबी, ये सारे आपके वायु से होने वाले रोग हैं। वायु जनित रोग में सबसे भयंकर और घातक कौन सा होता है? तो आपका चेचक सबसे भयंकर और घातक होता है। चेचक, जिसे पॉक्स कहते हैं, ये किससे फैलता है? तो ये आपका वायरस से फैलता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। चेचक का टीका बच्चों को किस आयु में लगता है? तो 3 से 4 माह में लगता है। चेचक रोग का उद्भव काल बताइए? 10 से 12 दिन। चेचक का लक्षण है सर्दी का लक्षण, आँख और मुंह लाल होना, शरीर में पीड़ा, ज्वर और लाल दाने, ये आपके चेचक के लक्षण हो जाते हैं। 43 चेचक का हल्का रूप क्या कहलाता है? चेचक के हल्के रूप को मीजल्स कहते हैं। कौन सा संक्रामक रोग युवक और वृद्धों को नहीं होता है? तो खसरा, यानी कि जो मीजल्स होता है वो आपके बच्चों, युवक और वृद्धों को नहीं होता है। ये मेनली बच्चों को होने वाला रोग है। कौन सा संक्रामक रोग जो है खसरे का संप्राप्ति काल बताइए, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड आपका 10 से 12 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। तपेदिक यानी क्षय रोग तथा राज्यक्षमा किसे कहते हैं? तो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं। किस रोग को मृत्यु का कप्तान कहते हैं? तो टीबी को मृत्यु का कप्तान कहते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग में लगता है? तो टीबी के रोग में या तपेदिक के रोग में लगता है। बीसीजी का फुल फॉर्म इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। जब टीबी के रोगाणु फेफड़ों में प्रवेश करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो इसे फुफ्फुसीय टीबी कहेंगे। ठीक है, जब टीबी के रोगाणु फेफड़ों में को प्रभावित करते हैं तो फुफ्फुसीय टीबी कहलाते हैं। जब टीबी का रोगाणु जो गुर्दा, अस्थि, आंत तथा त्वचा को प्रभावित करता है तो आपका ये क्या कहलाता है? अफुफ्फुसीय टीबी कहलाता है। टीबी का क्या लक्षण है? तो टीबी का लक्षण देखिए, सबसे पहले हल्का हल्का ज्वर आना, बलगम वाली खांसी, ये इसका कीवर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। बलगम वाली खांसी, भूख में कमी, कमजोरी व थकान। टीबी के रोगाणु उपस्थित रहते हैं कहाँ पर? तो रोगी के थूक और बलगम में टीबी के रोगाणु उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जूड़ी का बुखार कहते हैं किसे? मलेरिया को। एक पूरे क्षेत्र को जो ग्रसित करने वाला रोग क्या कहलाता है? महामारी कहलाता है। क्या कहलाता है? महामारी। भारत में कब मलेरिया उन्मूलन की दिशा में कार्य किया गया? तो भारत में 1954 में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में कार्य किया गया। मलेरिया का वाहक है कौन? आपका मच्छर है। मच्छर के जीवन चक्र को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो ये आपके 4 अवस्थाओं में बांटा गया: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क मच्छर। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये देखिए, आपका प्लाज्मोडियम जीवाणु यानी कि प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया के कारण मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम जीवाणु होता है क्या? ये आपका एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। प्लाज्मोडियम जीवाणु को क्या कहते हैं? इसे आप पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट पराश्रय, यानी कि यह दूसरे जीव में ही क्या करता है? यह सर्वाइव करता है, उसी में वृद्धि करता है। ठीक है, इसी का मतलब होता है पराश्रयी। प्लाज्मोडियम जीवाणु किसके शरीर में वृद्धि करता है? तो ये देखिए, ये एनाफिलिस जाति के मादा मच्छर, एनाफिलिस जाति के मादा मच्छर में ही ये आपका रोगाणु जो है वह वृद्धि करता है। और जब ये एनाफिलिस जाति के मादा मच्छर किसी को भी काटते हैं तो वह रोगाणु उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया। और किसमें वृद्धि करता है? तो एनाफिलिस जाति के मादा मच्छर में ये वृद्धि करता है और फिर उसी के जरिए मनुष्यों तक ये फैलता है। मलेरिया फैलता है कैसे? एनाफिलिस जाति के मादा मच्छर से। काला पानी ज्वर, इसका संबंध किससे है? यह मलेरिया का एक प्रकार है। काला पानी ज्वर यानी ब्लैक वाटर फीवर, ये क्या है? ये आपका मलेरिया का ही एक। मलेरिया का उद्भवन काल कितना है? तो 8 से 10 दिन, यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? 8 से 10 दिन होता है। मलेरिया का क्या लक्षण है? तो ज्वर। ठीक है, बार बार चढ़ने उतरने वाला ज्वर, यानी कि चढ़ गया उतर गया, चढ़ गया उतर गया, तो चढ़ने उतरने वाला ज्वर। सिर में असहनीय दर्द और बालक रोगी का प्लीहा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बालक रोगी का जो प्लीहा होता है वह किस रोग में बढ़ जाता है? तो मलेरिया रोग में बालक रोगी का प्लीहा जो है वह बढ़ जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, काली मृत्यु यानी कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो प्लेग को काली मृत्यु कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, मृत्यु का कप्तान। मृत्यु का कप्तान किसे कहते हैं, तो ये आपका कहते हैं टीबी को, ठीक है। और काली मृत्यु किसे कहते हैं, तो काली मृत्यु कहते हैं प्लेग को। प्लेग किससे फैलता है, तो बैसिलस जीवाणु से। बैसिलस जीवाणु को क्या कहते हैं, जो प्लेग फैलाता है, तो इसे पास्चुरेला पेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्चुरेला पेट्स कहते हैं। प्लेग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो लसिका ग्रंथि, यकृत, प्लीहा, वृक्क और आंत को प्रभावित करता है। प्लेग शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो त्वचा द्वारा तथा सांस के द्वारा प्रवेश करता है। प्लेग का रोगाणु जो है शरीर में कैसे प्रवेश करता है, तो त्वचा के द्वारा और सांस के द्वारा प्रवेश करता है। प्लेग फैलता है कैसे, प्लेग आपका पिस्सुओं के द्वारा फैलता है। प्लेग वास्तव में किस जानवर का रोग है, तो यह वास्तव में किस जाति के चूहे से प्लेग फैलता है, ठीक है। तो मस डिसऑमिनस और मस रेट्स, ये दो जो है वह इस जाति के चूहों से प्लेग फैलता है। प्लेग की मक्खी किसे कहते हैं, तो पिस्सू को प्लेग की मक्खी कहते हैं। यानी पिस्सू जो है वह इस जाति के चूहों के शरीर में सर्वाइव करता है, और जब ये चूहे मर जाते हैं तो जो रोगाणु होता है ना, वो क्या होता है, फिर ये मनुष्य के शरीर पे बैठ जाता है, और फिर वहाँ पर ये स्किन के जरिए ये रोगाणु अंदर फैलने लगते हैं, ठीक है। प्लेग की संप्राप्ति काल कितना होता है, तो 2 से 10 दिन होता है। प्लेग का लक्षण बताइएगा, तीव्र ज्वर, सिर में दर्द, जीभ मचलाना, बेचैनी, उल्टी व दस्त, प्लीहा व यकृत का बढ़ना में गिल्टियाँ निकलना, ये किसके लक्षण है, ये आपके प्लेग के लक्षण है। नेक्स्ट आते हैं, कुत्ते, बिल्ली तथा गीदड़ के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज होता है। ध्यान रखिएगा, केवल कुत्ते के काटने से ही नहीं होता, बिल्ली तथा गीदड़ के भी काटने से रेबीज नामक रोग होता है। रेबीज किस रोगाणु से फैलता है, तो ये वायरस से फैलता है। रेबीज वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज से पीड़ित व्यक्ति तो पानी से भय लगता है। रेबीज से पीड़ित व्यक्ति के पागलपन को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पागल कुत्ते के काटने पर रोगी को कहाँ भर्ती कराना चाहिए, तो पाश्चूर अस्पताल में उसको ले जाकर भर्ती कराना चाहिए। घाव को किस चीज से धोना चाहिए, तो घाव को पोटेशियम परमैंगनेट से धोना चाहिए, ठीक। पीत ज्वर या येलो फीवर किससे फैलता है, ये आपका वायरस यानी विषाणु द्वारा फैलता है। किस जाति के मच्छर द्वारा पीत ज्वर फैलता है, तो देखिए ईडीज इजिप्टाई, इस जाति के मच्छर द्वारा पीत ज्वर फैलता है। पीत ज्वर का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो लीवर, गुर्दे और रक्तवाहिनी पर पड़ता है। डेंगू कैसा रोग है, डेंगू एक खतरनाक वायरल रोग है। डेंगू रोग का वाहक कौन है, तो संक्रमित मादा एडीज इजिप्टी मच्छर। संक्रमित मादा एडीज इजिप्टी मच्छर ये आपका डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो डेंगू शरीर में रक्त को प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स को कम कर देता है, ठीक है। डेंगू शरीर के किस अंग को प्रभावित, ब्लड को प्रभावित करता है। उसमें क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंगू का क्या लक्षण है, तो सबसे पहले तेज बुखार, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द और जी में चलाना, उल्टी व दस्त, ये आपका डेंगू का लक्षण है। चिकनगुनिया शब्द कहाँ से लिया गया है, तो अफ्रीका से। चिकनगुनिया किससे फैलता है, वायरस से। चिकनगुनिया रोग का वाहक कौन है, एडीज इजिप्टी मच्छर। अब देखिए, जबकि हम लोगों ने डेंगू में क्या देखा था, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर देखा था ना, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर को देखा था। जबकि चिकनगुनिया में क्या है, मादा और नर का कोई मतलब नहीं है, केवल एडीज इजिप्टी मच्छर जो है वह इस रोग को फैला देता है, चाहे आपका मादा हो या फिर नर हो, ठीक। ध्यान रखिएगा। चिकनगुनिया का मुख्य लक्षण क्या है, तो ठंड लगकर तेज बुखार, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द, शरीर पर चकत्ते निकलना। सीबीसी किस लिए किया जाता है, तो सीबीसी टेस्ट क्या हो जाता है, आपका चिकनगुनिया का पता लगाने के लिए किया। सीबीसी का पूर्ण रूप क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। बड़े हैं। RFPCR परीक्षण किस लिए किया जाता है, रक्त में चिकनगुनिया की जांच के लिए किया जाता है। रिजर्व ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ये आपका RT-PCR का पूर्ण रूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आइए, हाथी पाँव किस रोगाणु से फैलता है, तो आपका फाइलेरिया। किससे, फाइलेरिया बोनक्राफ्टी से हाथी पाँव फैलता है। कृमि से कैसा रोग, यहाँ पर से देखिए एक क्वेश्चन छूट गया, कृमि से कैसा होने वाला रोग है, कृमि से कौन सा रोग होता है, कृमि आपका फाइलेरिया यानी हाथी पाँव रोग होता है। हाथी पाँव किस रोगाणु से फैलता है, तो यार आपका फाइलेरिया
बोन क्राफ्टी से फैलता है। फाइलेरिया के वाहक कौन होते हैं? तो क्यूलेक्स मच्छर। कौन होते हैं? क्यूलेक्स मच्छर जो है वह फाइलेरिया के वाहक होते हैं। फाइलेरिया के कृमि शरीर में कहाँ रहते हैं? तो ये हमारे लसिका यानी कि लिम्फ में रहते हैं और ये केवल रात्र में ही एक्टिव होते हैं। किस रोग में रक्त का नमूना रात्रि में निकाला जाता है? तो आपका फाइलेरिया रोग में रक्त का नमूना रात में निकाला जाता है, क्योंकि जो रोगाणु होते हैं वह केवल रात में ही क्या करते हैं? रात में ही एक्टिव होते हैं। हेपेटाइटिस को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? तो पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस है तो विषाणु से फैलता है। पीलिया के कितने प्रकार हैं? पीलिया के देखिए इतने प्रकार हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई और जी। इसमें से सबसे खतरनाक कौन सा होता है? इसमें से सबसे खतरनाक आपका हेपेटाइटिस बी होता है। नेक्स्ट आइए, यदि रंग पीला सा है, आंखों में पीलापन है, मूत्र भी पीले रंग का है, तो किस लक्षण? ये आपका पीलिया के सारे लक्षण हैं। हेपेटाइटिस के लक्षण क्या है? बदन दर्द, पेट में दाईं तरफ दर्द, बुखार और कब्ज का होना। रक्त में क्या चीज बढ़ जाने के कारण पीलिया रोग हो जाता है। सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस कौन सा होता है? तो हेपेटाइटिस बी। कौन सा हेपेटाइटिस खाने और पानी के द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस ए और ई खाने और है। कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी और सी से कैसे प्रभावित होता है? तो देखिए, हेपेटाइटिस बी और सी कैसे होता है? तो संक्रमित सुई के द्वारा, शारीरिक संबंध बनाने से यानी कि गलत शारीरिक संबंध बनाने से, पुराने रेजर के प्रयोग से हेपेटाइटिस बी और सी होता है। पीलिया के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? पीलिया के रोगी को कम वसा युक्त और ज़्यादा प्रोटीन वाला आहार देना चाहिए, कम तेल युक्त आहार देना चाहिए, फल, हरी सब्जियां और सब्जियों का सूप देना चाहिए। ये आपके पीलिया के रोगी का आहार है। बाल पक्षाघात किसे कहते हैं? तो पोलियो माइलेटिस को बाल पक्षाघात कहते हैं। पोलियो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका प्रणाली को प्रभावित करता है। पोलियो कैसा रोग है? तो ये आपका वायरस से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट पे आते हैं, पोलियो के वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो पोलियो के वायरस देखिए, लेंसिंग वायरस, लियोन वायरस और ब्रेनुहेल्ड वायरस। ये आपके किसके प्रकार हैं? आपके पोलियो के वायरस के प्रकार है। ये वायरस कैसे फैलता है? तो ये संक्रमित व्यक्ति के मल मूत्र से फैलता है। पोलियो का वाहक कौन है? मक्खी है। ठीक है, मक्खी द्वारा यह रोग फैलता है। कुष्ठ रोग का प्रमुख कारक क्या है? कुष्ठ रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो ये जीवाणु से फैलने वाला है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम बताइएगा। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री ये कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम है। कुष्ठ रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? तो यह आपके त्वचा को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, हो जाते हैं यहाँ पर 131 क्वेश्चन कंप्लीट। कल जो है वह कल इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे और हेल्थ और हाइजीन ऐसे ही इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, रात में मिलते हैं 10 बजे लाइव सेशन में। आप लोग इसको ज्वाइन जरूर किया करिए, आप इसे भी देखा करिए, साथ साथ इसको नोट डाउन करेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, और रात में जैसे एज इट इज़ हमारा सेशन चल रहा है टेक्सटाइल का, वो आपका चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।